मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करता रहा, तो दूसरी ओर सरकार ने प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कराने में केंद्र सरकार के योगदान के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। करीब 5 दशक तक नक्सल हिंसा का दंश झेलने वाले छत्तीसगढ़ को 31 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया। सरकार का दावा है कि इसके बाद 100 दिनों से अधिक समय बीतने के बावजूद नक्सली हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। सरकार इससे सुरक्षा बलों के साहस, केंद्र राज्य के समन्वय और विकास आधारित रणनीति का परिणाम बता रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में प्रस्ताव रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सुरक्षा बलों, संसाधनों और विकास कार्यों के जरिए नक्सलवाद का अंत संभव हो सका है। इसी उपलब्धि के लिए सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया। एक असंभव सा काम संभव हुआ है। डबल इंजन की सरकार बनने से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की रक्षा शक्ति के कारण नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और ये डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के कारण तो एक विधानसभा सदन में एक धन्यवाद केंद्र को पारित करेंगे। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों और विधायकों ने भी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि वर्षों से आतंक का पर्याय बने बस्तर में अब विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, लेकिन विपक्ष इस प्रस्ताव से पूरी तरह असहमत नजर आया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इसे जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने और केंद्र सरकार की चापलूसी का प्रयास बताते हुए प्रस्ताव का बहिष्कार किया। कांग्रेस विधायक चर्चा में शामिल नहीं हुए और सदन से बाहर रहे। छत्तीसगढ़ की जनता, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ की जनता आज जो है उन्हें धन्यवाद दे रहा है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जिनके वजह से आज छत्तीसगढ़, जो हमारा एक बदनुमा दाग वहाँ था, उस दाग को पूरी तरह से मिटा करके प्रदेश के जनता को नक्सल मुक्त क्षेत्रों में वहाँ से नक्सलियों का खात्मा करके वहाँ के लोगों को एक नई आजादी, नई रोशनी दिया है। इसलिए सदन में आज जो है इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लाया है। उस संकल्प के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का हम यहाँ से धन्यवाद देंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। हम लोग इसमें चर्चा में भाग नहीं लेंगे। अब तक जो खर्चा आते थे, हमारी सरकार जब तक थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने उस राशि को लिया ही नहीं था, समाप्त कर दिया था। मगर अभी पैसे मांग रहे हैं कि यहाँ से जो सैनिक बल लगाए गए हैं, केंद्रीय पुलिस लगी है, उसका पैसे दो। तो न तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है, न यहाँ मरने वाले शहीदों का नाम है, और इस धन्यवाद दे रहे हैं सिर्फ चापलूसी के लिए, चमचाई के लिए। तो ऐसे पर हम लोग भाग नहीं लेंगे। कभी नक्सल हिंसा की पहचान रहा बस्तर आज विकास और विश्वास की नई तस्वीर पेश करने का दावा कर रहा है। सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हुए केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों को श्रेय दे रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। साफ है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की उपलब्धि पर भी विधानसभा में राजनीति अपने पूरे रंग में दिखाई दी। अब नजर इस बात पर होगी कि शांति और विकास का ये दावा आने वाले समय में जमीनी स्तर पर कितना मजबूत साबित होता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। आभार बनाम बहिष्कार। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की गूंज सुनाई दी। सरकार ने प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कराने में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जबकि विपक्ष ने इस प्रस्ताव का बहिष्कार करते हुए इसे केंद्र सरकार की चापलूसी करार दिया है। आखिर सरकार ने सदन में धन्यवाद प्रस्ताव क्यों रखा और विपक्ष ने इससे दूरी क्यों बनाई, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज की गुहार पॉइंट्स। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ पर धन्यवाद प्रस्ताव के क्या है मायने?
सरकार के धन्यवाद प्रस्ताव का विपक्ष ने क्यों किया बहिष्कार? नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ पर हो रही सियासत कितनी जायज? कांग्रेस इसे क्यों बता रही असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बादशाह मूर्ति जी जुड़ गए हैं। बादशाह जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू जी भी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मयंक चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। मयंक जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रुक करूंगा बादशाह जी का। बादशाह जी, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की जो एक कह सकते हैं बेहद लंबे समय से चली आ रही मांग है, उसको पूरा किया गया और सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया और इसको लेकर सरकार ने धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। लेकिन विपक्ष आखिर क्यों इस धन्यवाद प्रस्ताव के खिलाफ नजर आया? आखिर विपक्ष क्यों इसे केंद्र सरकार की चापलूसी करार दे रहा है? उदय जी नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए उदय जी, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, मगर सही मायने में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में भी बस्तर अगर आजाद हुआ तो 31 मार्च 2026 को बस्तर सही मायने में आजाद हुआ। और बस्तरियों के लिए, हम लोगों के लिए 31 मार्च 2026 उतना ही बड़ा दिन है जितना पूरे भारत के लिए 15 अगस्त 1947 रहा है। और राजनीति अपनी तरफ, राजनीति अलग है। ये जो धन्यवाद ज्ञापन था, जो धन्यवाद था, ये सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं था, ये था उन अनगिनत सुरक्षा बलों का, उन अनगिनत नागरिकों का और उनकी शहादत का, जिन्होंने 6 दशक से नक्सलवाद का दंश झेला। और कांग्रेस ने जो इस धन्यवाद का बहिष्कार किया, देखिए ये एक्सपेक्टेड था, ये अपेक्षित था। जिस हिडमा ने इनके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया, उन्हें ये लोग जो है अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो वो बहिष्कार तो उन्हें करना ही था, ये अपेक्षित था, ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, उन्हें बहिष्कार करना ही था। और इस तरह के बहिष्कार से, इस तरह के वॉकआउट से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह साबित किया है कि उन्हें नक्सलवाद के खात्मे से कितनी पीड़ा है। बिल्कुल, चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं सौरभ जी की। सौरभ जी, अगर नक्सलवाद पर सफलता मिली है और इसको लेकर अगर केंद्र और सुरक्षा बलों को और सरकार को अगर धन्यवाद जो ज्ञापित है वो किया जाता है या धन्यवाद दिया जाता है, तो उसमें आखिर बुराई क्यों है? बुराई क्या है? आखिर कांग्रेस ने क्यों आखिर इसका बहिष्कार किया? बल्कि कांग्रेस को तो इसका समर्थन करना चाहिए था कि चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो रहा है, नक्सल मुक्त की दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। तो आखिर इस धन्यवाद प्रस्ताव का बहिष्कार क्यों किया कांग्रेस ने? देखिए उदय जी, आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर जिस तरीके से ये धन्यवाद प्रस्ताव लेके आया गया, हमारा एक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने इस बात को कहा है, मैं उसी को दोहराता हूँ। सरल वंदन करने का इनका तरीका है और चाटुकारिता करने का तरीका है। हमने भी सुरक्षा बलों को और जितने भी सरकारों ने प्रयास किया है, कांग्रेस की सरकार भी उसमें शामिल होती है, सबको अपने अपने जो प्रयास हैं, जो नक्सल मुक्त करने के लिए बस्तर को और पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए जो सभी सरकारों ने प्रयास किया, उसके लिए हमने हमेशा ही धन्यवाद कहा है सुरक्षा बलों को, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अगर सदन है और सदन के अंदर जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जानी चाहिए, हमें ये लगता है, क्योंकि उसकी अपनी एक लागत है उदय जी। सदन बुलाने की, सदन की कार्रवाई को चलाने की एक अपनी लागत है। उसका जो जनता का जो धन है उसका सदुपयोग होना चाहिए, जो बस्तर के लोग हैं उनके विकास पर चर्चा करने के लिए। और आप देखिए कि लगातार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो लगातार 3 बार बस्तर के विकास का रोड मैप लेकर के केंद्र सरकार के पास जाते हैं और वहां पर जो बस्तर के विकास का नया रोड मैप बना है, ऐसा वो हर बार यहाँ आकर के अपना बाइट देते हैं, कहना चाहिए। लेकिन आज तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि बस्तर के विकास का असल रोड मैप क्या है। जो हमने विशेष पैकेज की भी मांग की 50,000 करोड़ की, आज तक उसका क्या हुआ उसके बारे में भी नहीं बताया गया। और जो गांव जब नक्सल मुक्त होंगे तो सभी गांवों को जो 2-2 करोड़ रुपए मिलेगा, वो किस तरीके से मिलेगा? वहां के जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको रोजगार कब मिलेगा?
5-5 एकड़ जमीन उनको देने का वादा किया गया था जो आत्मसमर्पित नक्सली के परिवार हैं, तो वो कब मिलेगा? ये सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिए ना उदय जी। वहां के लोगों को शिक्षा किस तरीके से मिलेगी, उनका स्वरोजगार कैसे होगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनके बच्चों का भविष्य किस तरीके से होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो हम निश्चित रूप से स्वागत करते हैं इस बात का, ना कि ये जो चरण वंदन के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव ये लेकर के आते हैं। और अगर इनमें साहस है तो मैं तो कहता हूँ सभी सरकारों का धन्यवाद करें। कांग्रेस ने ही तो नीति बनाई ना विकास, विश्वास और सुरक्षा की, और उसी के फलस्वरूप आपने ये जो नीति है आपकी वो सफल हुई और नक्सल मुक्त बनाने का जो सपना था हमारा वो कारगर हुआ। तो सभी सरकारों का धन्यवाद देना चाहिए, न कि चाटुकारिता करते हुए सिर्फ अपने केंद्र के चरणों में चरण वंदन करनी चाहिए। चलो इस प्रतिक्रिया ले लेते हैं मयंक जी से। मयंक जी, कांग्रेस के अपने विचार हैं, बीजेपी के अपने विचार हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या नक्सलवाद मुक्ति से ऊपर उठकर जो ये राजनीति होती है उसको लेकर सभी जो दल हैं उनको एक साथ समर्थन नहीं करना चाहिए? उदय जी देखिए कि निश्चित तौर पर सभी लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है अब हमारे पास। हालांकि अब जो है विपक्षी दल का काम होता ही है कि किसी भी काम में जो है वो साथ देना बड़ा मुश्किल हो जाता है विपक्षी दलों को, तो उसका एक तर्क हो सकता है। बनस्पत इसके अगर वो इसकी बात पर ज्यादा फोकस करें कि बस्तर के विकास को लेकर के प्रतिरोध में जो है अब उनके पास है या नहीं है, या बस्तर के विकास को लेकर के क्या करें, वो उस पर फोकस कर। बिल्कुल बिल्कुल मयंक जी, आपने सही कहा है। मैं बादशाह जी की तरफ रुख करूंगा। बादशाह जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से मयंक जी ने भी कहा है कि सभी को राजनीति करने की जगह जो सर्वदलीय समर्थन है, यानी कि सभी लोगों को एक साथ समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात कही। साथ ही सौरभ जी ने भी कहा कि एक तो मानसून सत्र की अवधि बेहद छोटी होती है, ऐसे में धन्यवाद प्रस्ताव तो आप कभी भी पास जो है वो पारित कर सकते थे, या ऐसे भी आप धन्यवाद कर सकते थे केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का या सुरक्षा बलों का। इसके लिए मानसून सत्र का समय खराब करना कितना उचित है? अगर मानसून सत्र बेहद छोटा होता है, ऐसे में अगर जनता के जो मुद्दे हैं वो रखे जाएं, महंगाई, बेरोजगारी और जो बारिश का मौसम है, ऐसे में जो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सड़कें लबालब हो रही हैं कई जगहों पर, और कई जगहों पर हमने देखा कि जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, पुलिया वगैरह जो है वो क्षतिग्रस्त है। अगर इन मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा हो मानसून सत्र के दौरान तो बेहद ही फायदा नहीं रहेगा सरकार के साथ प्रदेश के लोगों के लिए? उदय जी, सौरभ जी ने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए। सौरभ जी ने कहा कि जो बस्तर के नक्सल पीड़ित हैं उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, उन्हें शिक्षा कैसे मिलेगी, वहां पे रोड कैसे बनेंगे, सारे मुद्दे उन्होंने गिना दिए, टीवी पर आकर गिनाए। इनके बड़े नेता यही सारे मुद्दे प्रेस को गिनाते हैं, सड़क पर गिनाते हैं। भाई हमारा यही कहना है, आप जो ये मुद्दे टीवी पर आकर गिना रहे हैं, आप धन्यवाद ज्ञापन का जो आज था कार्यक्रम वहां पर ये मुद्दे गिना सकते थे। वॉकआउट करना जरूरी था क्या? उदय जी, आप ही ने कहा समय कम है, वॉकआउट करना जरूरी था क्या? क्या आपके ये सारे मुद्दे उस बहस के दौरान आप नहीं गिना सकते थे? भाई जनता भी सुनती ना आपके मुद्दे। भाई 347 लोगों का जो हिडमा मर्डरर था, भाई कम से कम उसने आपके परिवार के लोगों का मर्डर किया, कम से कम उन्हीं को आप श्रद्धांजलि दे देते। भाई वो तो आपके परिवार के लोग थे ना, आपके परिवार के मुखिया थे। ठीक है, आप सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि नहीं देते, आप नागरिकों को सम्मान नहीं दे सकते, कम से कम अपने ही लोगों को आप सम्मान देते। मेरा यह प्रश्न है, वॉकआउट करना जरूरी था क्या? क्या आप बादशाह जी मेरा ये सवाल है, इन सारे मुद्दों बादशाह जी मेरा सवाल ये है कि अवधि जो सत्र की अवधि बेहद छोटी है। अगर चलिए सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव लाना ही था तो सत्र की अवधि एक दिन और बढ़ाई जा सकती थी कि चलिए एक दिन हमने रखा है सिर्फ इस काम के लिए कि उस दिन हम जो नक्सल मुक्त हुआ है छत्तीसगढ़ उसको लेकर हम धन्यवाद प्रस्ताव लाएंगे और हम जो तमाम लोग हैं उनका धन्यवाद करेंगे। उसको लेकर आप एक अलग से एक दिन का सत्र रख सकते थे, लेकिन आपने इन 5 दिनों के सत्र में ही उसको एक दिन ऐड कर दिया। ऐसे में सत्र छोटा हो गया। अगर देखा जाए तो कितने विधायक हैं, कितने मंत्री हैं, कितने सवाल होंगे? क्या इन 4-5 दिनों के सत्र के दौरान सभी के सवाल जवाब हो सकते हैं? उदय जी, इन 5 दिन के सत्र में सारी चीजें जो है निर्धारित है।
कल जो है स्वर्गीय तीजन बाई जी के सम्मान में का सेशन निर्धारित था, आज का सेशन निर्धारित, सारी चीजें व्यवस्थित है, सारी चीजें निर्धारित है। आप सुचारू रूप से सदन को चलने तो दीजिए। इन लोगों ने 10 दिन पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि हमें स्थगन प्रस्ताव लाना है, भले सदन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले या ना चले, इनका पहले ही 10 दिन पहले ही डिसाइडेड था। ये जो आज हम डिबेट कर रहे हैं 10 दिन पहले भी हो चुकी है। कांग्रेस का प्री डिसाइडेड था कि हमें वॉकआउट करना है, अपने आला कमान के सामने हमें अपना स्कोर कार्ड ऊंचा रखना है। ये तो इनका पहले ही डिसाइडेड था। तो ये मत कहिए कि सदन सिर्फ 5 दिन का था, समय कम था। सारी चीजें सुचारू रूप से हो सकती है, सारी चीजों का समय निर्धारित था। चलिए इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सौरभ जी, बादशाह जी का भी कहना ठीक है कि समय निर्धारित है हर चीज का, कि भाई पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन ये होगा, तीसरे दिन ये होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो विपक्ष में है वो पहले दिन ही वो हंगामा खड़ा करता है, जो कि 5 दिनों तक चलता रहता है। और होता यह है कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाती। अगर समय तय किया गया है कि किस समय पर क्या करना है, विपक्ष आखिर उस समय पे वो मुद्दे क्यों नहीं उठाता है? वो पहले से ही तमाम प्रकार के प्रदर्शन, ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो करने लगता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि सत्र चल नहीं पाता है। देखिए उदय जी, विपक्ष का विरोध प्रदर्शन करने का अपना एक तरीका होता है, और यहाँ पर जो ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है ना, ये तो अभी आज का जो हमने बहिष्कार किया सदन का, ये धन्यवाद प्रस्ताव पूरा का पूरा केंद्र सरकार के लिए स्पॉन्सर किया गया प्रोग्राम है, तो उसका विपक्ष हिस्सा नहीं बनना चाहता। बहुत सिंपल बात है, तो उसके लिए हमने वहां पर वॉकआउट किया। और दूसरी बात, उस समय पर ये कहते हैं कि हमको बस्तर के मुद्दे उठाने चाहिए, तो वो सारे मुद्दे उठाने के लिए हमने स्थगन प्रस्ताव पहले लाया, और उसके अलावा भी हमने सारी बातों पर चर्चा करने के लिए पूरा एजेंडा दिया हुआ है उदय जी हमने, कि हमको बिजली पर चर्चा करनी है, हमको राम मंदिर के चंदा चोरी पर चर्चा करनी है, हमको खाद और बीज की जो कमी हो रही है प्रदेश में उस पर चर्चा करनी है। सारी बातों का क्रमवार हमने वहां पर प्रस्ताव दिया हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी अनुमति मांगी है, जो अभी तक दी नहीं गई है, तो वो कब आता है वो भी देख लेते हैं हम। तो हम तो रेडी हैं चर्चा करने के लिए। दूसरी बात, साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे ना कि हम सुरक्षा बलों को और वहां के लोगों को श्रद्धांजलि नहीं देते, तो इस बात का तो मैं खंडन करता हूं। हमने हमेशा ही वहां सुरक्षा बलों के लिए अपनी संवेदना प्रकट की है, और उनकी जब भी उनको वहां पर सफलता मिली है तो उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया है, बधाई भी दिया है उदय जी। तो ये बिल्कुल नहीं है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी देश में नक्सलवाद और आतंकवाद के साथ खड़ी होती है या उनका समर्थन करती है, जैसा कि ये लोग दुष्प्रचार करते हैं। तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। हमने भी अपना सहयोग दिया, जब हमारी सरकार थी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अंदर तक हमने सड़कें पहुंचाई, नक्सल कैंप पहुंचाए, नक्सलियों की समाप्ति के लिए वहां पर जो सुरक्षा बल के कैंप पहुंचाए हर 5 किलोमीटर पे, और वहां पर हमने शिक्षा की व्यवस्था की। जो स्कूल बहुत समय से उदय जी बंद थे, वो सारे स्कूल को फिर से चालू करने का काम किया हम लोगों ने। रीपा के माध्यम से वहां की महिलाओं को स्वरोजगार दिया, जिससे कि वहां की महिलाएं सशक्त बनी और उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बस्तर है वो नक्सल मुक्ति की तरफ आगे बढ़ा। तो सभी सरकारों का योगदान है। तो मैं तो कहता हूं, जैसा पूर्व वक्तव्य में भी कहा मैंने, कि अगर भाजपा के अंदर साहस है तो कांग्रेस का भी धन्यवाद ज्ञापित करें। क्यों ये अपने आकाओं की बस चरण वंदन करते हैं, और उन्हीं को जो धन्यवाद देने का जो मुझे लगता है कि एक्टिंग करने के लिए जो पूरे के पूरे जो जनता का धन है, टैक्स का जो गाढ़ा पैसा है, उसको बर्बाद करके ये धन्यवाद प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत है। चलिए सौरभ जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं मयंक जी की। मयंक जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को सुना, उस पर तो आप प्रतिक्रिया दीजिएगा ही, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अब बस्तर जो है वो सरकार का कहना है कि नक्सल मुक्त हो गया है, लेकिन नक्सल मुक्त होने के बाद आप बस्तर में सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? पहला तो चलिए शांति स्थापित हो गई है, तो विकास और पुनर्वास या पुनर्स्थापना ये किस प्रकार से बस्तर में होगी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आप देखते हैं कि पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने का दावा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। अब वहाँ जो डेवलपमेंट है उसमें से बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं जहाँ कभी सरकारें गई ही नहीं, वहाँ उनका मतलब भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी अब हो रही है। तो वहां तक सड़कें, बिजली, पानी, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। अभी भी बहुत सारे वीडियो ऐसे आ जाते हैं कि पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है और जो है स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम आपको चाहे राशन की समस्या हो चाहे वैसी समस्याएं हो, तो कुल मिलाकर के वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा,
ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कि पुराने ढर्रे पर सरकार अगर इस काम में थोड़ा सा भी पुराना ढर्रा अपनाती है, हीलावाली वाला ढर्रा अपनाती है, तो ग्रामीणों को ये लगेगा, खासतौर पर आदिवासी समुदाय को ये लग सकता है कि एक तो हम इससे बेहतर तो नक्सलवाद था, ये भी सोच सकते हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वहाँ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और ईमानदार प्रोसेस के साथ, ईमानदार प्रक्रिया अपनाते हुए वहाँ विकास करेंगे तो आदिवासियों का भरोसा भी सरकार जीतने में कामयाब रहेगी। चलिए इस प्रतिक्रिया लेते हैं वात्सल जी से। बिल्कुल मयंक वात्सल जी, बहुत अच्छी बात है आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, सुरक्षा बलों ने और सभी लोगों के प्रयासों से बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हुआ, ये बहुत अच्छी बात है और इसको लेकर सभी लोग आपका धन्यवाद ज्ञापन जो है करते हैं। और इसको लेकर आप लोग जो है वो जिस प्रकार से अगर देखें जो ये उपलब्धि हासिल की है उसको जोर शोर से बताते हुए नजर आते हैं। एक डेडलाइन भी तय की गई थी कि नक्सलवाद जो है वो 31 मार्च से 2026 तक खत्म हो जाएगा और वो डेडलाइन भी आप लोगों ने अचीव कर ली। मेरे सवाल ये है कि जिस प्रकार से आपने नक्सलवाद मुक्ति को लेकर जो डेडलाइन हासिल की है समय सीमा के अंदर, क्या आपकी सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इन तमाम चीजों को लेकर भी बस्तर में कोई डेडलाइन तय करेगी कि हम 2 साल बाद, 3 साल बाद ये डेडलाइन रखते हैं कि ये तमाम जो सुविधाएं हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, ये जो तमाम हमने जो बातें कही हैं इनको हम पूरा कर लेंगे और हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य मिलेगा? क्या इसको लेकर भी सरकार कोई डेडलाइन बनाएगी जिस प्रकार से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर डेडलाइन बनाई है? उदय जी, हमारी सरकार और हमारे गृह मंत्री अपनी डेडलाइन और उस डेडलाइन को अचीव करने के लिए जाने जाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने एक डेडलाइन बस्तर के लिए सेट की है कि आने वाले 10 सालों में बस्तर जो है पूरे देश के जितने भी बड़े संभाग हैं उनमें से सबसे समृद्ध संभागों में से एक होगा। और उसका सौरभ जी कह रहे थे ना रोड मैप क्या है, रोड मैप, वो टीवी डिबेट में आकर रोड मैप बताने की मांग कर रहे थे, सदन से भाग गए थे वो। तो पूरा रोड मैप 10 साल का तैयार है। उदय जी, हमें समझने की जरूरत है, मयंक जी मेरी बात से सहमत होंगे, आज हम जब अबू झमाड़ की बात करते हैं, बस्तर के कुछ गांवों की बात करते हैं, तो ये गांव वात्सल जी आपने 10 साल, आपने कहा कि बच्चों ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने 10 साल की डेडलाइन तय की है। आपको लगता है कि आप 10 साल तक सत्ता में बने रहेंगे? अगर मान लीजिए किसी प्रकार से परिस्थिति बदलती है फिर इस डेडलाइन का क्या होगा? काफी लंबी या काफी बड़ी डेडलाइन नहीं है ये? देखिए उदय जी, 10 साल नहीं, हम आने वाले 50 साल सत्ता में बने रहेंगे। मैं आपको आज यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का रोड मैप क्या है। आप मुझसे रोड मैप की बात पूछिए ना। आज 500 गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली का बल्ब और टीवी नहीं था, मगर वहां पर रोड पहुंच चुकी है। 500 गांव जहां पर लोग साइकिल नहीं पैदल चला करते थे, पहाड़ के रास्ते जाया करते थे, वहां पर आज बसें चल रही है। मयंक जी से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ऐसे गांव में मोबाइल के टावर लग चुके हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी आ चुकी है, वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहां पर हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, सारी चीजें रोड मैप। ये लोग कह रहे थे पिछले 3-4 सालों से, मैं ऐसे 25 से ज्यादा डिबेट में बैठ चुका हूं जहां ये लोग कह रहे थे अदानी अंबानी को पूरा बस्तर बेच दिया। गृह मंत्री जी ने साफ कहा है कि बस्तर का जो रोड मैप है वो लघु वनोपज, पर्यटन और सहकारिता मॉडल का होगा। चलिए इस प्रतिक्रिया ले लेते हैं वात्सल जी, चूंकि समय की बात है इससे मैं बात करते हैं ना उदय जी, बिल्कुल इसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे सभी मेहमानों से एक प्रतिक्रिया लेनी है। सौरभ जी, क्या कहेंगे आप वात्सल जी की बात को लेकर? क्योंकि 10 साल की एक पूरी जो रोड मैप वो तैयार किया है, किस प्रकार से जो बस्तर उसका विकास किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो रोड मैप है मुझे लगता है कि वात्सल जी उसमें खुद ही क्लियर नहीं है। पहली तो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि 50 साल तक सत्ता में रहेंगे। अभी आज चुनाव करा लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है कि 5 सीट से ज्यादा इनके पास। अरे सपनों की बात मत करिए, जमीन की बात करिए। महत्वपूर्ण बात, गृह मंत्री जी ने ये कहा, ये कहते हैं कि अडानी अंबानी को सौंप देंगे, तो निश्चित रूप से वो इसकी तैयारी में है और इसका एक उदाहरण हमने सरगुजा में देखा है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात उदय जी, नगरनार प्लांट जो कि गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से बंद करके रेडी हुआ है आज, उसका डिसइन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। जबकि चुनाव के पहले, ये पूरा पिछले विधानसभा चुनाव के पहले गृह मंत्री जी ने स्वयं
ये बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने भी बस्तर आकर के ये बात कही थी कि उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, लेकिन आज उसके डिसइन्वेस्टमेंट की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो इसी तरीके से ये अपने उद्योगपति मित्रों को पूरा जल जंगल जमीन सौंप देना चाहते हैं और कांग्रेस की जो लड़ाई है वो इसी बात पे है कि पूरी की पूरी ये उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, जबकि वहां के लोगों के लिए बात करनी चाहिए। और इस बात में मैं मयंक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो वादे करके जो वहां के नक्सलियों को इन्होंने आत्मसमर्पण करवाया है वो वादे निश्चित रूप से जल्द ही पूरे होने चाहिए। नहीं तो ये विचारधारा की बात है उदय जी, विचारधारा को फिर से परिवर्तित होकर उसी पुराने राह पर जाने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं सरकार के द्वारा सौरभ जी तुरंत पूरे होने चाहिए और उस तरीके से बस्तर के लोगों का विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं कि नक्सलवाद मुक्ति एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन नई बात तब होगी जब बस्तर में विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सभी लोगों तक पहुंचे, तब जाकर हम कह सकते हैं कि वाकई में बस्तर का जो विकास है वो हो पा रहा है। और सरकारों का भी यही प्रयास है, चूंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूँगा, बादशाह जी आपका, सौरभ जी आपका और मयंक जी आपका भी। तो सियासत अपने तर्क देती रहेगी, लेकिन इतिहास इस बात से तय होगा कि नक्सल हिंसा की जगह स्थायी शांति और विकास ने कितनी मजबूती से जगह बनाई है। धन्यवाद प्रस्ताव पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बस्तर के भविष्य की असली परीक्षा अब बंदूक की खामोशी नहीं बल्कि विकास की रफ्तार होगी। तो IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।